स्वागत, अभिनंदन और विजयादशमी दशहरा की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं अंशु हर्ष आप सभी का अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ और मेरे साथ हैं राजस्थान फाउंडेशन के कमिश्नर श्री धीरज श्रीवास्तव और वेलकम नोट के लिए उनको आमंत्रित करती हूँ। Thank you very much, Anshu ji. Wishing a very happy and auspicious Dashera to everybody. Welcome, Dr. Ranveer Rathod साहब. Thank you. I can say कि आज दशहरे के इस अवसर पर हमारे लिए इससे बेटर अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकती राजस्थान स्टेट के लिए और तमाम जो दर्शक हमसे जुड़े हैं और इस प्रोग्राम को आज देखेंगे उनके लिए ये जो सेशन है इस अवसर पे जो आज त्योहार है और उनकी तमाम कोविड से रिलेटेड परेशानियां हैं उसके बीच में वो ज्वाइन करेंगे और आपसे मुखातिब होंगे। डॉक्टर राठौड़ साहब का जीवन परिचय से लेकर के तमाम महत्वपूर्ण जानकारियों से हम अवगत होंगे। मैं इस अवसर पर अंशु जी और रणवीर जी दोनों को धन्यवाद और बधाई देता हूं कि राजस्थान फाउंडेशन के एक छोटे से प्रयास ने जो धीरे धीरे अपने रूप में आ रहा है और डॉक्टर्स ऑफ राजस्थान इंटरनेशनल जो डोरी ग्रुप का गठन हुआ और 1 by 1 इतने सीनियर डॉक्टर्स अपनी एक्सपीरियंस और अपने अनुभवों के लाभ से सारे लोगों को अवगत कराएंगे। मैं बताना चाहता हूं कि अभी जस्ट मुख्यमंत्री जी से बात हो रही थी और मुख्यमंत्री जी को जब मैंने ये बताया कि ये डॉक्टर्स का ये इनिशिएटिव राजस्थान स्टेट के लिए शुरू हुआ है जिसमें राजस्थान गवर्नमेंट के डॉक्टर्स और सीनियर हेल्थ ऑफिसर्स भी ज्वाइन करेंगे, उनकी भी कोई क्वेरी होगी तो वो भी हम टेकअप करेंगे, कोई दर्शक की कोई क्वेरी होगी वो भी टेकअप करेंगे। तो इन बातों के साथ एक बार पुनः आपके और लोगों के बीच में मैं ज्यादा देर तक नहीं रहना चाहता। दशहरे की बधाई के साथ आपका स्वागत, अभिनंदन और ओवर टू यू अंशु जी। थैंक यू। Thank you so much, Dheeraj sir, and I would like to wish you a very happy Dashera to the American followers who are watching us with this live show on YouTube, on Facebook from Dori and Simply Jaipur Rajasthan Foundation. So Dr. रणबीर हैं वो हमारे साथ टोलेडो यूएसए से जुड़े हैं और रणबीर का जो एक्सपीरियंस है वो इंडिया से शुरू होकर इनफैक्ट राजस्थान से शुरू होकर एक बहुत लंबी यात्रा करता हुआ अमेरिका तक पहुंचा है। तो शुरुआत इसी से करना चाहूंगी डॉक्टर रणबीर की कैसे इस सफर की शुरुआत हुई। Thank you, Anshu ji. First, I would like to thank Dheeraj ji Srivastav and Dori for organizing this. इससे एक बेहतरीन मौका मिला है सबको जो बाहर हैं हम अपने राज्य में राजस्थान में और लोगों से कनेक्ट कर सकें और जो हमने पिछले 15-20 सालों में जो सीखा है वो वापस अपने राज्य को। और दशहरा का मौका इस साल कुछ ज़्यादा रेलेवेंट है क्योंकि ये कोविड अब रावण की तरह है और हमें सबको एक मर्यादा पुरुषोत्तम की तरह व्यवहार करना होगा। गवर्नमेंट की गाइडलाइन को, सेफ्टी को, सोशल डिस्टेंसिंग को, ताकि इस बुराई पर अच्छाई की जीत हो सके। वंशु जी, मेरी इच्छा हमेशा से डॉक्टर बनने की थी पर मेरे फादर ने और मेरे फादर नेवी में थे। ही सर्व 30 years इन इंडियन नेवी। वो चाहते थे कि मैं भी नेवी ज्वाइन करूं और मेरा इंटरेस्ट हमेशा से लाइफ साइंस में रहा था तो आई वाज गुड एट बायोलॉजी। एंड फिर मेडिकल स्कूल ज्वाइन करने के बाद मैंने उदयपुर ज्वाइन किया RNT मेडिकल कॉलेज और वहाँ से ग्रेजुएट होके मैं लंदन गया। 4 साल मैंने वहाँ पर यूरोलॉजी एंड जनरल सर्जरी की ट्रेनिंग की। मैं कॉलेज ऑफ सर्जन्स। 4 साल बाद फिर मैं यूएस की तरफ प्रस्थान किया। मेरे ब्रदर डॉक्टर यहीं आ रहे थे तो इसलिए हम भी यूएस पहुँचे और मेरी वाइफ डेंटिस्ट है तो उनका भी प्लान यही था यूएस डेंटल प्रैक्टिस करने का। तो 2008 से हम यहीं हैं और इंटरनल मेडिसिन में मैंने प्रैक्टिस करी और स्लोली आई रियलाइज कि जो डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज़, ये सारी जो रिलेशन है एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू हेल्दी ईटिंग एंड हेल्दी वेट। तो
without weight loss you cannot achieve any of the good health conditions. तो यही कारण था कि फिर मैंने अमेरिकन बोर्ड ओबेसिटी मेडिसिन की परीक्षा ली और का बोर्ड सर्टिफिकेशन लिया और मुझे लगता है कि दैट इज हेल्पिंग मी अ लॉट. तो ये एक क्विक में जो जर्नी रही है पिछले 16-17 सालों में. ओके, जो एजुकेशन रहा आपका वो राजस्थान में प्राइमरी एजुकेशन कहें या कॉलेज एजुकेशन कहें, वो राजस्थान में रहा, तो कॉलेज और स्कूल टाइम की कोई यादें आपके साथ जो आज भी आपको गुदगुदाती हैं, ऐसा कुछ शेयर करना चाहेंगे आप? हाँ, क्योंकि मेरे पिताजी नेवी में थे तो हम तो इंडिया में काफ़ी जगह घूमे हैं. तो भारत भ्रमण सा हो गया हमारे लिए. पहले साउथ में थे, विशाखापट्टनम में, फिर लोनावला में थे हम 4 साल, मुंबई, और गर्मियों की छुट्टियों में हमेशा इंडिया आते थे, राजस्थान आते थे. हमारा एक छोटा गांव है नागौर जिले में, मकराना के पास. अब तो मकराना भी वो बन गया हमारा तहसील. तो बड़ी अच्छी यादें थी. हम तीनों भाई गर्मियों में अपने गांव में दोस्तों के साथ जाते थे. हमारे नाना जी के वहाँ 5-6 ऊँट होते थे और कई सारे और भी जानवर थे. तो हम ऊँटों की रेस लगाते थे खेतों से लेके घर तक शाम को. तो हमारे लिए एक बड़ा इवेंट होता था. रोज वेट करते थे खेतों में कब शाम होगी, कब हम वापस घर जाएंगे, और कई बार गिरते थे फिर चढ़ जाते थे. तो हमारी बड़ी अच्छी यादें रही है. और जो गांव की गर्मी होती थी और जो दोस्त होते थे और जो फुर्सत होती थी और किसी से भी बात करनी होती तो वहाँ जाके मिलते थे, ना कि आजकल फोन और टेक्स्ट पे जैसे बातें हो जाती हैं. पर वी ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टू गोइंग बैक टू आवर विलेज. बाद में फिर हम जोधपुर में, हमारा घर जो सरदारपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारा घर है, पावटा के पास बीजीएस कॉलोनी में. तो वो भी हमारे लिए एक समर वेकेशन आना होता था वहाँ पे. It was a great pleasure to visit historical जोधपुर, जोधपुर के किला, उमेद भवन, जोधपुर के मिर्ची वड़े और जनता स्वीट्स की मिठाई, पोकर स्वीट्स, घंटाघर में जाना. और जो वहाँ पे तो बहुत सारी यादें हैं जो अब याद करते हैं और जब भी जाते हैं तो ट्राई टू ग्रैब दैट. और जो जोधपुर के मिर्ची वड़े हैं उसका कहीं मुकाबला नहीं है, वो बड़े याद मुझे. और अब राजस्थान फाउंडेशन यही सारी यादें जो हैं, जो हिस्टोरिकल यादें हैं, जो स्वाद की यादें हैं, राजस्थान फाउंडेशन ये प्लेटफॉर्म इसीलिए बनाया है कि जो लोग बाहर चले गए हैं अपने सपनों को साकार करने के लिए, उनको अपनी माटी से जोड़ के रखे. तो जो डोरी है डॉक्टर्स ऑफ राजस्थान इंटरनेशनल, उसके साथ मिलकर राजस्थान फाउंडेशन डॉक्टर्स को फिर से एक बार अपनी जड़ों से जोड़ रहा है. इस विजन को, इस मिशन को आप कैसे देखते हैं? मेरा मानना है कि ये बहुत ही अमेजिंग आइडिया है और बहुत ही शानदार तरीके से शुरू भी किया गया है. आई एम थैंकफुल टू ऑल द पीपल एंड ऑब्वियसली लीड डॉक्टर मिस्टर धीरज श्रीवास्तव जी, क्योंकि इसमें जो ये आइडिया है इतना अमेजिंग है कि जो लोग दुनिया में कहाँ चले गए हैं, कौन कौन से फील्ड में स्पेशलिटी अटेन की है और दूसरे कंट्रीज का जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया है, हाउ टू ब्रिंग राजस्थान. देखो, राजस्थान में एक्सीलेंट डॉक्टर्स की कमी नहीं है. राजस्थान में और अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया देयर आर टॉप सर्जन्स, देयर आर टॉप फिजिशियंस, देयर आर टॉप एडमिनिस्ट्रेटर्स, और they have a lot of experience, lot more than any other part of the world, because they have so much experience with the number of people they are dealing with. पर जो मेन चीज जो लैक कर रही है वो है मेरे ख्याल से एक स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन जो कि प्रिवेंटिव केयर की तरफ ध्यान, नंबर 1. और नंबर 2 है कि जो अपकमिंग टेक्नोलॉजी जो आ रही है, जैसे यूरोप में या अमेरिका में, वो टेक्नोलॉजी में जो एक्सपीरियंस वाले डॉक्टर्स हैं वो कनेक्ट कर सकें इंडिया के स्पेशलिस्ट से और उनके साथ एक कोलैबोरेशन करके वो टेक्नोलॉजी जो पहले लैग होता था 10-15-20 साल का, वो लैग को शॉर्टन करके जितना जल्दी ला सके इंडिया में, तो इंडिया, राजस्थान के जो हमारे मरीज हैं उन टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठा सकें. और दूसरा ये भी है कि कंसल्टेशन, पेशेंट भी कंसल्टेशन कर सकें और जो मेडिकल कॉलेजेस में दिए जा सकें, तो उससे कनेक्शन, इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनता है जिससे अल्टीमेटली मेडिकल स्कूल्स, इंडिया के डॉक्टर्स और अपने राजस्थान के पेशेंट्स सबको बेनिफिट मिलता है इस चीज़ का. आई थिंक दिस इज अमेजिंग आइडिया. आई एम वेरी प्राउड ऑफ ऑल द पीपल इन्वॉल्व्ड हु हैव बीन डूइंग अ ग्रेट जॉब. So in this pandemic time, you are doing your best in the field of medicine.
So what do you think, as a doctor, as a human being, how this time shall pass? This is very difficult time. A globally situation is a very worse situation. So what do you think, according to, as a doctor? देखिए, एज अ पर्सन, एज अ डॉक्टर, दो तरह के इसमें विचार दिमाग में आते हैं. दिस इज नो डिफरेंट देन काइंड वॉर सिचुएशन पहले आई हैं. सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम थी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम थी, और जो इंडिया में भी जो वॉर्स हुए हैं, इस वॉर्स में एवरीबडी हैज टू रिमेंबर वन थिंग, दैट ये समय भी चले जाएगा. हमें इसके अंदर स्ट्रांग रहना है और हमें एक दूसरे की मदद करनी है, और हमें गवर्नमेंट को सपोर्ट करना है टू अचीव कलेक्टिव gain of least amount of people die in this, and we get out of this as quickly as possible. From a physician standpoint, it can be taxing because lot more healthcare workers are dying in this pandemic. The mortality जो ज़्यादा डॉक्टर्स लोगों की डेथ इसमें ज़्यादा है बजाय कि आम आदमी के. इसके कारण अभी शायद क्लियर नहीं है. दो कारण तो शायद ये माना जा रहा है कि एक तो शायद वायरस का जो लोड है वो ज़्यादा है बिकॉज ऑफ यू बी इन्वॉल्व इन ट्रीटिंग केसेस, और सेकंड ये है कि डॉक्टर्स को ये पता होता है कि कौन सी स्टेज में है, अब क्या हो रहा है, ऑक्सीजन लग गई, अब ये लग गया, तो दैट काइंड ऑफ गेट देम वर्कड अप, एंड दैट कॉजेस मोर डेथ इन दैट फिजिशियन और नर्सिंग पॉपुलेशन. So as a physician, it is a stressful moment, but as a physician, as a soldier in a war situation, we are prepared for this and we are into for the battle for the long haul. और इसमें हम दूसरों से इंस्पायर हो रहे हैं, जो और डॉक्टर्स जो काम कर रहे हैं. जैसे मेरे दोस्त हैं डॉक्टर पवन गुप्ता हैं, वो दिल्ली में पल्मोनरी क्रिटिकल केयर फिजिशियन है, एंड ही इज ट्रीटिंग कोविड आईसीयू, एंड आई एम इन कांस्टेंट टच विद हिम. तो हम एक दूसरे से इंस्पायर हो रहे हैं, हम एक दूसरे को मोटिवेट कर रहे हैं, और हम ट्रिब्यूट दे रहे हैं जो भी हमारे फॉलन सोल्जर्स हैं, फिजिशियंस, नर्सिंग स्टाफ, और भी जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं. और वी आर होपिंग एंड प्रेइंग दैट दिस थिंग soon get under control if we cannot eradicate soon enough. So you are working as obesity expert. So obesity in Rajasthan is taken as a normal body structure. Especially अगर हम जोधपुर की बात करें या मारवाड़ीज की बात करें, तो मोटापे को एक लाइफस्टाइल, एक सेठ जी होना मान लिया जाता है, उसे सीरियसली नहीं लिया जाता आज भी राजस्थान में. सो आपका क्या कहना है, बिकॉज एज एन एक्सपर्ट क्या व्यूज रहे आपके? देखिए, ऐसा है कि मोटापा एक अच्छी हेल्थ की निशानी मानी जाती थी पहले, क्योंकि पुराने ज़माने में खाने की कमी होती थी, तो जो वेल फेड होता था वो अच्छा माना जाता था. और फूड की शॉर्टेज की वजह से आपको पता है कि कितने लोग मैल नरिश्ड रहे हैं इंडिया में, और इसलिए इट वाज कंसिडर्ड एज अ बफर, एज अ साइन ऑफ पर्सन हु हैज़ गुड एक्सेस टू फूड एंड हेल्दी. बट आप ये मानना चाहेंगे कि अब 10-15-20 सालों में इंडिया के अंदर भी ये व्यू चेंज हो रहा है. जितने मेरे दोस्त हैं और रिश्तेदार हैं, सब कोशिश कर रहे हैं कि सब अपने हेल्दी वेट पे आ जाएं, क्योंकि अब सबको पता चलने लग गया है कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन की इंसिडेंस कितनी बढ़ रही है, प्रेवलेंस कितनी हो गई है. तो आई थिंक पीपल आर गेटिंग मोर एंड मोर अवेयर, और जो एक्शंस, जो ओल्ड ईटिंग हैबिट्स थी वो चेंज हो रही है लोगों की, एक्सेस जिम इंक्रीज हो रहा है, और जो ये पुरानी धारणा थी कि जो आदमी मोटा है वो खाते पीते परिवार है, वो अब चेंज हो रहा है. अब उसका नज़रिया चेंज हो गया. तो आई थिंक राजस्थान में या पूरे भारत में ये जो नई चेंज आ रही है, विच इज़ आई थिंक पॉजिटिव. सो मैं वापस धीरज सर के पास चलती हूँ. सर, now we can start with open forum because we have so many experts in our panel today. So I would like ji. So before that, just I wanted to express two points. डॉक्टर राठौर साहब को सुनने के बाद दो बातें. एक तो पहली पॉजिटिव एंड सीरियस नोट पे या लाइट नोट पे, दोनों में से कौन पहले सुनना चाहेंगे डॉक्टर साहब? आई थिंक पहले सीरियस हो जाएं तो फिर लाइट होना अच्छा रहेगा. Okay, so the serious one is that RF along with our associates, जो भी हमारे सहयोगी लोग हैं, सबके साथ मिलकर के हम एक ब्रेन गेन इंस्टेड ऑफ ब्रेन ड्रेन, जो आप जिन परिस्थितियों में भी बाहर गए
और आज राजस्थान को कैसे आपका पूरा लाभ मिल सकता है और आपके एक्सपीरियंसेस को कैसे हम लोग बेटर तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं. सो these are little initiatives in that direction. So I hope as the time passes, we will be able to not only develop this but nurture it and make it a real happening and useful, fruitful purpose. So that whatever time you are giving to this fora is properly utilized. Second, जो अब लाइटर नोट पे मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मेरे पास कई क्वेरी आई जो क्रिएटिव आपका हम लोग लगा रहे थे आज के इंटरव्यू के लिए. तो कई लोगों ने मेरे से पूछा कि साहब ये डॉक्टर जो है फिल्म लाइन में हैं या एक्चुअल मेडिसिन में हैं, एंड वेदर ही इज मैरिड और नॉट मैरिड. सो और आप फील्ड भी आपने ऐसी चुनी है कि आपने खुद तो अपने हैंडसमनेस को मेंटेन कर रखा है, तो उसके बारे में भी कुछ टिप्स दीजिएगा हम लोग को. That's very nice of you, धीरज जी. पहली बात तो ये बाल बढ़ाना जो है ये कोई इंटेंशनल नहीं था. यहाँ कोविड जब शुरू हुआ था मार्च में तो सारे यहाँ पे बार्बर सब बंद हो गए थे, तो बाल तो वैसे बढ़ गए. और जो फोटो पे जाते फोटोशॉप होती हैं, तो ओरिजिनल में आदमी उतना अच्छा नहीं होता जितना आदमी फोटोशॉप कर रखी है. तो this is your modesty, but I am passing on the compliments on behalf of the people who have given me this impression. Thank you. I am married and my wife आवत जयपुर से और अहमदाबाद से डेंटल की है. और मेरे 2 छोटे बच्चे हैं. सन इज 12 years old, यश है. इज स्मार्ट किड, टेनिस और में काफी इंटरेस्ट ले रहा है. मेरी डॉटर है अनुष्का, शी इज 10 years old. She is smarter than both the parents. So I am very blessed. Very nice. Thank you. I am sure. बिल्कुल. So Anshu ji, over to you. जी. So we have so many doctors in a panel today. बहुत ही अच्छा लग रहा है उन्हें देख के, because they all are corona warriors. अभी जो टाइम चल रहा है, और आज जैसा कि डॉक्टर रणबीर ने शुरू में ही कह दिया था कि आज विजयदशमी है, और जो कोरोना का अदृश्य वायरस है, ये सभी मर्यादा पुरुषोत्तम राम की तरह देवता बनकर हम सभी आम जनता के लिए खड़े हैं और सभी की सुरक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगाकर ये एक जंग की लड़ाई लड़ रहे हैं, एक जंग लड़ रहे हैं. सो मैं सबसे पहले बुलाना चाहूंगी डॉक्टर रमन शर्मा. So I welcome you, sir, and I would like Unmute. आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है. नहीं, म्यूट. Is it all right now? Yes, sir, perfectly all right. Okay, so thank you very much for this interesting session. और आपने मुझे consider किया, and I'm privileged to be amongst stalwarts. Now, what do you want from me? My experience or what? So in this pandemic time, we have Dr. Ranbir from abroad, जो USA में है और राजस्थान मूल के डॉक्टर हैं, and he want to bringing back to the society. So किस तरह से आप अपने व्यूज रखना चाहेंगे कि बाहर जो डॉक्टर राजस्थान के रह रहे हैं और वो अगर राजस्थान में कुछ सेवा करना चाहते हैं, अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, तो राजस्थान फाउंडेशन का जो ये प्लेटफॉर्म है डोरी, जिस तरह से काम कर रहा है, आप जो अपनी एक्सपर्टी है उसमें किस तरह से इन्वॉल्व कर सकते हैं? हाँ जी, ऐसा है. देखिए, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है ये फाउंडेशन बनाने का, और बहुत इंटरेक्शन से बहुत कुछ सीखने को मिलता है. जैसे डॉक्टर रणबीर ने बताया कि हम एक दूसरे से दिल्ली में टच में हैं, इसी तरह से हम लोग भी दिल्ली बॉम्बे के डॉक्टर से टच में रहते हैं. आपस में हमारा एक ग्रुप बना हुआ है, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल ग्रुप बना हुआ है. हम उसमें माइंड स्टॉर्मिंग सेशंस करते हैं, अपडेट करते हैं सारे जो लिटरेचर अभी तक छप रहे हैं डे टू डे बेसिस पे, सारे ट्रायल्स, और ये क्या करना है आगे, क्या नहीं करना, किस तरह से अपन इसको कॉन्कर कर सकते हैं. चीफ मिनिस्टर, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब के साथ मीटिंग होती है, सेक्रेटरी साहब के साथ मीटिंग होती है, और जहाँ भी सिटीज में प्रॉब्लम होती है तो वो प्रॉब्लम शूट आउट करने के लिए टीम इज ऑलवेज रेडी. तो सबसे पहले तो एक्सपीरियंस की बात बताऊं तो
जयपुर का नाम तो काफी हो गया था फॉर्चुनेटली, क्योंकि हम लोगों ने बैठ के एक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल वगैरह डिजाइन किया और धीरे धीरे जैसे जैसे एक्सपीरियंस होता रहा उसके बाद हम थोड़ा सा अपना ग्राउंड भी सॉलिड बना पाए और आगे देख पाए कि अपने डिजीज का क्या प्रोग्रेशन हो रहा है, कैसे प्रोग्रेशन हो रहा है। फॉर्चुनेटली एक तो बहुत अच्छी बात नजर आ रही है, उसमें ये है कि एक तो जो डेली नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे थे वो थोड़े से लिमिट हो गए हैं, दैट इज वेरी गुड। दूसरा विरुलेंस जो है, अटैक रेट जो है वायरस की, कि भाई इतना क्रिटिकली इल पेशेंट जो मिल रहे थे वो इतने नहीं है। मॉर्टेलिटी राजस्थान की और इंडिया की एज सच एज कंपेयर टू यूरोपियन कंट्रीज वो काफी मतलब सिग्निफिकेंटली लो लगती है। अब वेरुलेंस है या क्या फैक्टर है, बिकॉज ट्रीटमेंट तो वर्ल्ड वाइड सब चल रहा है। और जयपुर में एक बड़ी इंपॉर्टेंट ट्रायल हम लोगों ने की थी, WHO की सॉलिडेरिटी ट्रायल, जिसके इंटरिम रिजल्ट आए। अपने को क्या दवाई देनी है क्या नहीं देनी है, इससे ये होगा कि WHO हमसे फीडबैक लेगा और हमें बताए, हमसे लेके फाइनल रिकमेंडेशन देंगे। व्हाट्सएप पे जो चल रहा है कि ये दवाई काम की नहीं है, ये नहीं है, तो इट हैज टू बी वेड केस टू केस बेसिस। ऐसा नहीं है कि मतलब ब्लैंकेटली पूरे वर्ल्ड में बैन कर दिया जाए। अभी 3 दिन पहले 2 दिन पहले ही रेमडेसिविर की दवा है और उसको FDA ने अप्रूव कर दिया और WHO कहता है कि नहीं। सो अब अभी टर्निंग चल रही है, अभी फाइनल चैप्टर क्लोज नहीं हुआ। अपन को अभी और पढ़ते रहना है, करते रहना है और को इंडिविजुअल केस बेसिस पे वे करके अपने को आगे की स्ट्रेटेजी डिटरमाइन कर रही है। सारे पेशेंट एक जैसे नहीं होते। अब दूसरी प्रॉब्लम हमें जो नजर आ रही है, पोस्ट कोविड फिनोमेना, पोस्ट कोविड सिंड्रोम, लॉन्ग कोविड। कई पेशेंट ठीक नहीं हो रहे, कईयों को ऑक्सीजन डिपेंडेंस हो रही है। तो अपने को ये इश्यूज इसी तरह से जो गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान है काफी अच्छी तरह से टैकल कर रही है। अलग अलग कोविड केयर हॉस्पिटल्स बना रखे हैं, पोस्ट कोविड क्लिनिक चालू हो गई है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी इंटीग्रेटेड अप्रोच की जहां जरूरत है, जिस पेशेंट को कार्डियोलॉजिस्ट की जरूरत है, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट की जरूरत है, कईयों को इस बीमारी में डायबिटीज हो जाती है, स्ट्रेस हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है, कईयों को डायबिटीज एग्रीवेट हो जाती है, कईयों को कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायबिटीज हो जाते हैं। तो वो सब तरह से एक होलिस्टिक अप्रोच देखते हुए उसको हम टारगेट करे जा रहे हैं और वी आर एक्टिवली इन्वॉल्व ऑन डे टू डे बेसिस। सो अभी तो मुझे यही बात बतानी है आपको समरी में। Okay. Thank you, Dr. Raman Sharma. And Ranveer, I would like to ask you one question as coming in our comment box. कि share your experience कि कोविड जो राजस्थान में है और कोविड जो अमेरिका में है, किस तरह से उसको ट्रीट करने का तरीका अलग है? देखिए, ये कोविड का जो ट्रीटमेंट डिफाइंड नहीं है, जैसे शर्मा जी कह रहे हैं, FDA ने अप्रूव कर दिया है रेमडेसिविर, लेकिन आउटकम में कोई खास डिफरेंस है नहीं। उसका केस मोर्टेलिटी या हॉस्पिटल लेंथ ऑफ स्टे दोनों में कोई सिग्निफिकेंट बेनिफिट नहीं है। द ओनली थिंग दैट हैज शोन बेनिफिट इज मेथोसोन या रिलेटेड। तो राजस्थान का मुझे इतना क्लोज कांटेक्ट नहीं है था दिल्ली के हॉस्पिटल्स में जो फर्म क्रिटिकल केयर, जो मेरे फ्रेंड्स हैं जो ट्रीट कर रहे हैं कोविड ICUs में, और उसके अंदर यही देखने में आया कि ट्रीटमेंट वो भी वही कर रहे हैं, स्टेरॉइड दे रहे हैं मॉडरेट टू सीवियर केसेस में। और जो मोर्टेलिटी जैसे इंडिया में और US में या अदर वेस्टर्न कंट्रीज में, सो आई दैट इन जनरल पॉपुलेशन इंडिया में कम है, लेकिन जो ICU में जो पेशेंट वेंटिलेटर पे हैं उनकी डेथ जो हो रही है दिल्ली में, वो विच इज कंपेरेबल टू न्यूयॉर्क इज every I think 8 were dying who went on ventilator. Compared to in Toledo, I think our system has done well. We had much better results. We probably had less than 40%. So मेरा मानना इसमें ये है कि इंडिया में इन्फेक्शन तो हमेशा से ही, ट्रॉपिकल कंट्री है तो ट्रॉपिकल डिजीजेस हमेशा से रही है, एंड आई थिंक देयर इज सम एलिमेंट ऑफ इन जनरल इम्यूनिटी जो है इन पॉपुलेशन में, not necessarily to coronavirus whole class, but I think that is helping
कि जो साइटोकाइन स्टॉर्म और जो एक इम्यून रिस्पांस जो आता है वो इतना स्ट्रांग नहीं है, बजाय वेस्टर्न कंट्री विच इज मोर अबाउट हाइजीन एंड लेस ऑफ ट्रॉपिकल इलनेस एंड इन्फेक्शियस डिजीजेस, and where this virus is causing a lot of cytokine storm, which is basically inflammatory response rather than virus. So virus itself is not doing as much damage. The body's immune is reacting to virus. For an example, like somebody who is a peanut allergy, they tend to have anaphylactic reaction to peanuts. Other persons don't. So it is a similar thing. Is how that, and it's just my personal opinion that India has some protection from this because of constant tropical illnesses and viral and other bacterial illnesses. That's why the cytokine response may be milder. That's why the overall mortality is. But having said that, the ICU is not any less than the rest of the world. Thank you. Right. Now, Anshu ji, I think Ji. can we invite Dr. Amarjit Mehta? Yeah. मेहता साहब, आप थोड़ा जो बाकी डॉक्टर से उनको यू कैन सेट द टोन आल्सो सो दैट दे कैन आस्क रेलेवेंट क्वेश्चन. Yeah, thank you, sir. Thank you for giving me this chance, and welcome Dr. Ranveer to this forum. The basic purpose is to discuss very briefly and very clear questions. So I may start with just one question to Dr. Ranveer. Sir, what do you think obesity, how obese people respond to COVID infections? Does it is it a precipitating factor, or I think it is a very protective good factor? question, Mehta ji. I think obesity is people who are obese have higher mortality with COVID infections. I think the main reason for that is obese people, especially with the BMI of 30, 35, even 40. The main issue is the infection spreads. जो लंग्स में जो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स आ रहा है, जो लंग्स में एक्सुडेट रिलीज हो रहा है, और लंग्स में जो ARDS क्रिएट हो रही है, पेशेंट्स हु आर गोइंग ऑन हाई फ्लो ऑक्सीजन और नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन और इवन वेंटिलेशन, it is very hard to ventilate these people who are obese. For number two reasons. Number one is that to move lung disease. So the main issue is when they get into ARDS situation to be able to ventilate them. So if the obesity is creating trouble to ventilate this patient, the outcome is bad. So I think what we have done traditionally in ARDS patient is have a rota-prone bed where you can prone the patient, rotate the patient constantly so that every part of lung, there's at least minimum VQ mismatch is there. But what happens is that the bed shortages, the obese patient, if you prone them, the diaphragm is pushed even higher so they can breathe. So the mortality is significantly higher in obese population compared to a general population. And obviously obese patients does have significant other problems like hypertension, diabetes, sleep apnea, obesity, hypoventilation syndrome, and all kind of response. Definitely, no doubt, obesity is definitely a big factor in the mortality in COVID. Thank you. Thank you so much. Next, Dr. Amitabh Dubey ji. Sir, a very good evening to you, and thank you once again for such a lovely platform. My question is regarding the preventive aspect of COVID. I mean, when could we expect a vaccine, or I mean, would there be a vaccine as such? Because cases of reinfections are coming up, and what role would a vaccine have in this infection? Please. Thank you. Thank you for that question. I think everybody is eagerly waiting to see a vaccine. But how effective the vaccine will be, and is any different vaccines are coming out at the same time, because everybody is racing for a vaccine. Which vaccine will be effective, which will be not? What are the side effects? What kind of immunity one will get? These are questions that are still, I think, being answered by time. So I don't think I will speculate on this, that what the exact timeline is. I would say it may take at least 6 months maybe to be able to available for maybe even longer. And how effective will that be?
that really I don't know, because there is no data coming out yet that what kind of immune response we are getting. So this is a question that needs to be answered by time. Thank you. Thank you. I can see Dr. Monica Jain here. Can you please unmute and put on your video? Yeah. Understood. I'm not able. But you are audible. You can carry on, Dr. Monica. Yeah. I just wanted to ask one question. What is the current modality of treatment in US? Because here we are doing a lot of different trials, like solidarity trial. So according to you, which is the best type of treatment you are giving at US? Because many things are upcoming now. So any of the latest treatment which you are recommending, or you are finding it the best one in your patients? We been following over. Am I audible, sir? Yes, you Yes. are. So treatment has been evolving ever since it started back in. We started. It was and, and then obviously we got it, and then was a convalescent plasma, and now it is steroids plus remdesivir. The latest treatment, I think, over the time we have shown that hydroxychloroquine has advantage. Convalescent plasma has a very limited role, no outcome, and that's not been used. The uh, remdesivir has been approved, but has still to be proven that is of any improved survival rate. Shown that we are still using that dexamethasone remdesivir as the latest, and I think the study is coming out is showing that dexamethasone has more advantage than remdesivir, and I think are still going on and jury is out. So this is what the time, and I think it's not much different from what I see in Delhi. The treatment, so moderate to so anybody who is on oxygen, whether it is 2 liters nasal cannula using remdesivir with dexamethasone. Somebody who has predominant GI or other symptoms without oxygen requirement, then dexamethasone only. So this is the treatment doing. Thank you very much. Now I invite Dr. Kakkar. A very good evening to all of you, and a very happy Dashera. Really a privilege to be a part of this event, online event. And my question to Ranveer be like 7 or 8 months the pandemic. Now people who have had the COVID infection, now they are a bit worried about the reinfection. What are the chances of reinfection, or what do you say? Is there possibility of a person getting reinfected? And if he gets reinfected, what will be the outcome, or what will be the process? So the reinfection for COVID has been talked about. It is very rare. It is very rare, so we're not seeing any. We have seen healthcare workers had for antibody, and I think we had over 600 people of the workers' bloods being taken and tested for antibody presence. Only 6 had antibodies, and none of them were reinfected. So, in general, we are seeing that the reinfection is a very rare phenomena. I think once we have some case reports come up and some case series come out of about the reinfection, then only I think we can say more on it. At this time, it is a very phenomena. I think anybody who is infected once and recovered, the chances of reinfecting with this is very low at this time. Quite right. Thank you, Dr. Kakkar. Our next person, Dr. Agarwal, Dr. KC Agarwal sir.
Yes, अग्रवाल साहब बोलिए. डॉक्टर केसी, आपको आवाज आ रही है हमारी? अग्रवाल साहब बोलिए. I think हाँ, you are audible, अग्रवाल साहब. आप प्लीज कैरी ऑन. शायद हमारी आवाज किसी पहुंच पा रही है. नहीं पहुंच गई है, तभी तो उन्होंने अनम्यूट किया ना. अग्रवाल साहब, कैन यू हियर अस? अग्रवाल साहब, आपको हमारी आवाज आ रही है तो आप Can I ask one question? Yes, go ahead. We are waiting. I'm Dr. K.C. Agrawal, working at Government Medical Pali as additional principal and senior professor of pulmonary medicine. I want to know about the pulmonary fibrosis. That what are the incidents of pulmonary fibrosis in moderate to severe cases, and at what time it develops, and what can be the probable treatment of that? You're asking a question which is still in the study. There are incidents of pulmonary fibrosis, decreased pulmonary function, and increased dyspnea over the time. But the way the things are at this time, the disease is still evolving, and I think the battle is in the front. So I think we'll have to wait more for more case series to come out, see that how many patients develop pulmonary fibrosis and what severity and how much drop in the pulmonary function. This study is still, I think the jury is out on this. The studies are still pending. So I don't think it would be fair to comment on this. But yes, definitely pulmonary fibrosis, exertional dyspnea, these are the scars left behind with the patients infected with COVID. But I don't think we have enough data to comment on this among the incidence and prevalence of post-COVID pulmonary fibrosis. So can I add something on this? Excuse me. Can I add something? Yes, Dr. Raman Sharma sir. Yeah, we have experienced a lot of patients who come with post-COVID fibrosis. Now, post-COVID syndrome is divided into two. One is acute and the other one is chronic. Acute is 3 weeks duration, and you don't have to have a positive RT-PCR to diagnose a case of post-COVID fibrosis. Now, who develop post-COVID fibrosis? What are the subjects? The subjects who are prone for post-COVID fibrosis are elderly individuals aged more than 65 years, chronic smokers, chronic alcoholics, those who had a severe pneumonia, and patients who are on mechanical ventilation for a long time. So this is a very, very important phenomenon. So far, the incidence is not known, but post-COVID syndrome is usually seen in 10%, and many of those patients who have recovered after 3 weeks, they do have abnormality in pulmonary functions. As high as 60% may have abnormal pulmonary function. So now what is the treatment? Treatment is that the patient becomes dependent on oxygen for a little longer time, but overall ultimate prognosis is not bad. The patient, most of them recover, and of course then you have to go for pulmonary rehabilitation, breathing exercises, some advocate use of low dose steroids and antifibrotic agents, because this phenomena is similar to IPF, right? So some the please be brief. Antifibrotic drugs. So that is about the post-COVID fibrosis. Thank you very much. In my opinion, I think these are more anecdotal and individual opinions. I think we still have to wait for the data to come out, because to have that, we need to have a confirmed diagnosis of the previous COVID cases. We need to have a previous normal lung function or previous normal CT or high resolution CTs to confirm that they didn't have fibrosis to start with. So we need a very well designed trial to confirm that we can't blame it on a previous COPD, smoking history, previous IPF,
or any of the reasons to be cumulative in the part of it. So I think it is. I would say safely that I think at this time the health systems are overwhelmed with the active COVID cases. I think when this does settles down, I think there will be a retrospective study and a good design that will tell us that what kind of pulmonary fibrosis developed and how far. And I'm sure regarding the same thing, Romitji was asking a question about aspirin. So obviously thrombotic events that is caused by COVID cases. So there are many brain organ parts are involved, how the anxiety and depression and PTSD with the post-ventilator. So there are many things that needs to be looked into. But I think at this time, the safest thing to say would be that the jury is out and we'll have to review a good trials and studies to see what really incidence and prevalence are of post-COVID syndrome. Correct. Quite right. Thank you, sir. Dr. Karnawat is with us. Anshuji, can you please check if I've left out someone, or you would like to call someone? Dr. Karnawat's device is not connected now. Yeah, Dr. Karnawat. So, any other query? Hello. Yeah, Dr. Karnawat is here. Dr. Karnawat, please carry on. Hello. We can hear you. Boliye. Sir, may I ask what is the when to start this steroid and when to stop the steroid if the patient is asymptomatic but the saturation is around 90 to 92% on room air? The steroid is started when the patient is hospitalized, and remdesivir is started even if they require 1 to 2 liters of oxygen. Sir, the patient is hospitalized and last from the asymptomatic patient is asymptomatic. Asymptomatic patient doesn't need to be hospitalized. No, sir. Previously, the patient was having the high-grade fever and URI, but after 5 days of After 5 days, what happened? So I think the connectivity is disconnected with Dr. Karnawat. So we have Dr. Amitabh Dubey with us. Hello. Yes. So I had already asked about the vaccine, and it was a good good discussion on the preventive aspect. But I like Dr. Ranveer rightly pointed out that it's still a long way to go to get to know what how the COVID behaves, and the management protocol again it's still evolving, and moreover the post COVID syndrome is something which needs to be addressed now, because people are coming with over here in Jaipur, people are coming with post COVID complications that need to be addressed and that need to be seen need to be given a serious thank you. That's all. Thank you. So, Anshuji, is there anybody else? We have Dr. Karnawat again with us. So let's back to them. Dr. Karnawat, am I audible to you? Unmute yourself, please. Dr. Karnawat, I think again. I think we are running out of time. Anshuji, I invite Dr. Amarjit Mehta sahab again for some closing remarks, and then maybe we can wind up this session, question answer. Okay, sir. Dr. So, Amarjit Mehta, please. Amarjit Mehta. Sir, unmute yourself. Yes, sir. Yeah, sir. Indeed, it has been a very informative session, and so many people
were connected from Rajasthan, as well as Dr. Ranveer's experience as well as his knowledge has raised the level of our understanding about the COVID. And we hope that means that should not have been my question, that when we will be out of this pandemic. That should have been one of the questions from Dr. Ranveer, that what is your version of when we will be free of this type of life which we are living nowadays. So I don't think I have any inside information that I can give you that you don't know. I think we all are speculating, hoping and praying and doing everything to be over. But I would say that this will unless there are two things: vaccine or number two, a herd. We need to keep this thing is bring around. Thank you so much, sir, on behalf of the whole fraternity of SMS Medical College and the whole faculties and doctors who have joined from all over Rajasthan. We are thankful to you, and we are so happy to be with you. And we are thankful to Dheeraj sir also. And we hope so many interactions in future because of his presence. Thank you so much, sir. Thank you so much. Thank you very much. Thank you. Thank you. So, Dr. Ranveer, my last question is to you. एक क्वेश्चन नहीं है, ये सिर्फ एक बात होगी जो मैं चाहती हूँ, क्योंकि हम राजस्थान से आपसे कनेक्ट हो रहे हैं, तो आप भी राजस्थान हो, जोधपुर की बात आपने करी, मकरपुर की बात आपने करी, तो मैं चाहूँगा कि एक लास्ट जो मैसेज जावे वो अपनी भाषा में जावे, तो कई कहनी चाहूँगा मारवाड़ी में माना कई लोग कहे कि अब मैं आपने ना किसो बटा तो मैं एक गांव की ओर में गांव नंगवा तो माने कोई बुजुर्ग में मिला क्यों कटे रहो कहीं करो तो मैं क्यों जी अमेरिका रहूं तो क्या कत्ता के पैसा मिला है कत्ता के पैसा मिला है मैं क्या जी काम चल रहा है नहीं कत्ता के मिला है तो आई स्टिल डिडंट से एनीथिंग तो बाकी साथ में एक छोटा भाई और कोई 14-15 साल को जो क्यों डॉक्टर साहब बता दे तो किसका कोर्स लेता हूँ so I had to tell him the dollar conversion. So I really miss मारवाड़ी बात कर 0 स्टोर हो जावे मारवाड़ी लोग मिला जना मार्केट है राजमाई फाउंडेशन में बनोड़ी है राजस्थान मेडिकल अलुमनाई लास्ट टाइम में मिला ह्यूस्टन में और मागे एक और ऑर्गेनाइजेशन भी है राजपूताना रावड़ा सो प्रेम में मारवाड़ी बोलो जना प्रेम की भाषा है आनंद आवे बोलर और जीव सर हो जाए बिल्कुल सर आज बात बिल्कुल सही कही कि मारवाड़ी बोली और की स्वाद है वो तो बहुत वो है और वाकई में अपनाए भी भाषा है अपनाए भी स्वाद है सो ओवर टू यू धीरज सर कुछ लास्ट थैंक यू आपने मारवाड़ी में बोल करके वापस सबका दिल जीत लिया लोगों की यादें एकदम जगा दी लोग आपको दोबारा से याद करेंगे यहाँ और कोशिश करेंगे कि आप जल्दी से एक ट्रिप बनाइए मेरी एक पर्सनल रिक्वेस्ट है आई थिंक फुर्सत के क्षणों में आप गुनगुनाते भी हैं तो लेट अस हियर समथिंग फ्रॉम गाना बजाना तो कम ही आवे अगर सुनता में सुनता गाना बजाना कुछ भी सुना दीजिए जोधपुर में तो प्रेम है जोधपुर की भाषा इतनी मीठी है तो मैंने बट जो सीनियर मिलता है तो वह कहता है कि जोधपुरी भाषा इतनी प्यारी है अगर चाहे कोई माथा पर जूता भी ठोक बो चाहे वो प्यार हूँ कहवे कि बाबा के माथे माले हमारी पकड़ क्या बिराजली तो जोधपुर I just love being in Rajasthan, being in Marwar, being in Jodhpur. गाना बजाना तो कम ही आवा है अपना Very well said, sir. Thank you so much for your time and for sharing your vital experiences. I am sure all those who have joined today must have been benefited with this session. And we look forward to many more sessions. और आपके लिए e-lectures lined up हैं. We are also working on few other discussions which we had in the Dori meeting. और अभी shortly CM साहब के साथ में एक फाइनल सेशन होगा
जिसमें some important decisions will be rolled out. I look forward to have you again. Thank you very much, and wishes for a happy Dashera to all of you. Thank you. Thank you very much. Jaipur. Khamagani. Kamagani to all of you. Thank you so much, Dr. Ranveer, and thank you so much on behalf of Rajasthan Foundation and Simply Jaipur. Thank you. Thank you. Khamagani.